पद्मश्री श्री तिलक गीतई जी। जैसा कि आपको पता है कि तिलक गीतई जी एक बहुत बड़ा नाम है पेंटिंग की दुनिया में। आप स्कल्प्टर भी हैं, आपकी मिनिएचर पेंटिंग्स दुनिया भर में फेमस हैं और दुनिया भर के बड़े बड़े म्यूजियम्स में उपलब्ध हैं। और एक चीज़ और जिसको पढ़ने के बाद मैं खुद इतना मुतासिर हुआ इस बात से कि मुझे ऐसे व्यक्ति से मिलना बहुत ज़रूरी हो जाता है जिन्होंने कलर्स और म्यूज़िकल नोट्स के बीच में क्या कोरिलेशन है उसके ऊपर मैं काम किया। तो आज मेरे साथ हैं तिलक गीतई जी और मैं उनके ही निवास स्थान पर उनके साथ आज यहाँ पर उपस्थित हूँ और आपसे मिलना मतलब आपसे मिल करके मैं अभिभूत हूँ। और कैमरे के पीछे हमारे हैं पवन सक्सेना जी जिन्होंने चंबल का शौर्य नाम की किताब लिखी है और ये मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी से पुरस्कृत किताब है। तो मैं जी तो सर मैं आज आपसे मिलकर के पहली बात तो ये है कि बहुत अभिभूत हो गया हूँ और मुझे मालूम है कि ये एक इतिहास है, मतलब आपके पिताजी, उसके बाद आप और अब मेरे ख्याल से आगे की जनरेशन में भी। और ये चीज़ जो है मैं आपको बीच में रखूँगा, ये चीज़ जो है सब ये एक ऐसी विरासत में मिलती है जिसको सिखाने से या कहने से नहीं आती है। मतलब सपोज लता मंगेशकर है, वो चाहती अगर उनकी औलाद होती बेटी की हिसाब ये भी ऐसे ही हो जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं होता। जी। मेरे 6 बहन भाई हैं हम लोग, लेकिन कोई और जो है उस स्टेज पे नहीं निकल सका, पहुंच सका। तो ये परमात्मा की देन है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि शायद वो अभिमन्यु वाली बात सही है कि वो माँ के गर्भ में ही ये सब कुछ सीख के आया था, क्योंकि फादर ऑलराउंडर थे और उनका बड़ा नाम था। उस वक्त की जो बहुत मशहूर स्टेट थी बीकानेर, बीकानेर के जो नवाब महाराजा गंगा सिंह जी ने उनको स्पेशली जयपुर से बुलाया और 10 साल वो वहाँ रहे। वो यही कहते थे मेरे लिए कोई भी चीज़ ये मत बोलना नहीं हो सकती है, होगी बोलो सब हो जाएगा सब। तो उन्होंने जो है बड़े ऐसे ऐसे काम करवाया कि देखो भाई मेरा ये स्टेट एम्बुलम है, ये लंदन से मेरी लेटर पैड पे छप के आता है, इसको यहीं छापना है। तो आपने कहा साहब डाइट तो मैं बना दूंगा, छापने के साधन नहीं, बोलो क्या चाहिए। तो उन्होंने लंदन से वो प्रिंटिंग प्रेस यहाँ मंगवा दिया बीकानेर कि अब आप इसको निकालो। और उन्होंने मल्टी कलर्स में उस ज़माने में वो हाईली एम्बॉस उनका लेटर पैड जो बन के आता था वहाँ से, मतलब उस ज़माने में वो 100 रुपये का एक होता था कागज़, उसको उन्होंने यहीं बनाया। उनके सिक्के उन्होंने यहाँ बनाए। मतलब वो मेटल क्या, पेंटिंग क्या, कोई भी चीज़ हो वो कहते थे हो जाएगा सब। और आज भी उनके वहाँ कलेक्शन में अगर आप वहाँ देखें म्यूज़ियम में तो हैरान हो जाएंगे साहब। 80% काम उनका पड़ा हुआ है अभी भी, जो उन्होंने वेरियस तरह का किया। अच्छा, आपने बातों में ये बताया था कि जो उन्होंने महाराजा ने अपने पिताजी के लिए कहा था कि मुझे वो मृत्यु के बाद भी मतलब ऐसा वो ये कहते थे। क्या किस्सा था वो यही कि साहब मुझे ये एक असंभव चीज़ है कि आप मरे हुए पिताजी को तो कैसे लाएंगे, लेकिन आप ये कहो आ जाएंगे, उनको जीवित करो आप बना करके अपनी कलाकृति, उनको लाइव चाहिए मेरे को बिल्कुल। क्या बात। तो इस तरह का काम उनको चैलेंज था कि वो करने का मौका मिला। क्योंकि एक्चुअली देखिए हम लोग बाईकास्ट जो है वो अग्रवाल जैन है और अग्रवालों में आर्टिस्ट नहीं होते हैं। तो उनके नाना जो है यहाँ के वाइस प्रिंसिपल थे, जहाँ जो विश्व प्रसिद्ध यहाँ का इंस्टीट्यूट था महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, तो उन्होंने अपने दोहते को उनको वहाँ शुरू से ही डाला और वो निकल पड़े ज़बरदस्त। तो वो सब मुझे विरासत में मिली। फादर वो लॉर्ड माउंटबेटन के लिए भी उन्होंने गिफ्ट बनाया था जो 47 में जब भारत आज़ाद हुआ और सारे महाराजाओं ने उनको खुश करने के लिए गिफ्ट दी, उसमें सबसे प्रेशियस गिफ्ट जो है वो बीकानेर महाराजा की थी और वो उस जमाने में 50,000 की बनी और फादर ने बनाई उसको 50,000 की 1947। वो आज भी आज भी उनके जो है पर्सनल म्यूजियम में वहाँ रखी है। क्या बात है। आई हैव बीन 2 टाइम्स लंदन और मेरी एग्जीबिशन वहाँ मैंने की है। तो वो एक मतलब धरोहर है सर बहुत बड़ी आज भी कि हम लोगों ने कैसे कैसे काम किए हैं। तो उसी बिहाफ पे ये था कि सब कुछ पता नहीं था, फादर भी नहीं समझते थे कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा। स्कूलिंग यहाँ के शुरू हुई मेरी जन्म के बाद में। उन्होंने अपनी यहाँ राजस्थान कला मंदिर बहुत फेमस इंस्टीट्यूट बनाया, अच्छा बहुत फेमस दुकान खोली और उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं साहब 60 सालों में कि जो प्राय मैं आज कहूँगा असंभव है। हम 50 साल तक राजस्थान विश्वविद्यालय के रियल गोल्ड मेडल बनाते रहे
भारत सरकार 2 किलो सोना हमको देती थी, कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं थी इंडिया की जो गोल्ड का मेडल देती है। और अब भी यही है कि साहब वो दूसरे मेटल का बना के उसके ऊपर गोल्ड चढ़ा के और दे देते हैं, जबकि वो उस वक्त रियल गोल्ड के जो है मेडल्स बनाते थे। कि सारा लोगो वगैरह जो है ये सब हमारा बनाया हुआ। क्या बात। आज जितनी डिग्रियां देती है यूनिवर्सिटी, उसके ऊपर जो एम्बुलम छपता है एम्बॉस, वो मेरा बनाया हुआ है। आज जितनी जगह एग्जाम लेती है, उस सीलिंग वैक्स जहाँ भी सीलिंग लगती है वो मेरी बनाई हुई है, उसकी कॉपी नहीं हो सकती। तो हम लोगों ने बड़े अलग अलग तरह के विचित्र काम किए। और आज भी जो सबसे मुश्किल काम है पोर्ट्रेट का, पेंटिंग में तो कोई भी बना लेता है। आपने स्केच बनाया पेंसिल से और आपने कुछ उसमें कमी लगी, आपने वापस इरेजर से मिटा दिया। आपने ऑयल पेंट बनाया, आपने वाटर कलर में बनाया, तो आपने दोबारा रिटच कर दिया। लेकिन मैं पोर्ट्रेट बनाता हूँ स्टील में, स्टील में उल्टा बनाता हूँ, और वो भी नीचे अंदर, वो सारा का सारा कॉनकेव होता है, और आपको पता नहीं लगेगा ये आंख किधर बन रही है, नाक किधर बन रहा है, क्या हो रहा है। उसमें रिजेम्बलेंस परफेक्ट चाहिए ही चाहिए, उसमें रिटच नहीं होता। क्योंकि उसमें काम करने के बाद में उसको डाई बोलते हैं हम लोग। डाई माने मौत भी होती है और डाई माने सक्सेस भी है। वो उसमें 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो लाल हो जाता है एकदम लोहा। क्या बात। और वो स्टील लाल होने के बाद में उसको ऑयल में डालते हैं, उसमें टेम्परिंग आ जाती है, हार्डनेस आ जाती है। उसके बाद वो मिंक प्रोसेस से उसमें जाकर के मैटर जब ठुकता है तो सामने पॉजिटिव आता है, ये आपका पोर्ट्रेट है। आप गितई साहब के चेहरे का ग्रेस और बोलते वक्त में जो पैशन है, जो एंथुजियाज्म है, वो आप देख सकते हैं। मैं एक छोटा सा किस्सा जो है वो, जो कि मुझे पता चला, वो मैं आप बताता हूँ, फिर आपसे उसके बारे में जानकारी लूँगा। कि एक बार ऐसा हुआ कि इंदिरा गांधी जी जो हैं वो नाश्ता कर रही थी, और आप चूंकि मिनिएचर पेंटिंग्स के गुरु हैं और विश्व प्रसिद्ध मिनिएचर पेंटिंग्स आपकी बनाई हुई हैं, इन्होंने एक बहुत छोटी सी मक्खी बनाई, और वो मक्खी जो है देखने में बिल्कुल रियल लग रही थी, और इन्होंने उनकी टेप उसमें प्लेट में वो मक्खी रख दी और सबसे मना कर दिया कि भाई कि कोई भी इसके बारे में इनको बताएगा नहीं। तो जैसा हम बाकी लोगों ने सोचा था वैसा ही हुआ, और इंदिरा गांधी जी ने उस मक्खी को देख करके वो चौंक गई और एकदम से चिल्ला पड़ी कि ये मक्खी कैसे। तब आप मुस्कुरा करके आपने बताया इतनी गंदी प्लेटें हैं, इसमें मक्खियां पड़ी हुई हैं, झाड़ लगाई था तबीयत से। जी, तो वो क्या किस्सा था जरा बताएं। आप देखिए, हम लोगों को उन्होंने बुलाया था साहब आफ्टर नेशनल अवार्ड। मुझे सबसे पहले नेशनल अवार्ड मिला मिनिएचर पेंटिंग के लिए जी। तो उन्होंने अपने यहाँ बुलाया, वहाँ जहाँ वो रह रही थी दिल्ली में, एक अकबर सफदरजंग रोड पे, और उन्होंने खाने पे नाश्ते पे जो हम लोग, तो हमने, मेरे को लगा कि यार मैं कुछ ऐसा कुछ करूँ कि जो ये यादगार बन जाए। तो मैंने वो मेरी मेटल की फ्लाई उनके ऊपर रख दी वहाँ पे प्लेट पे। अब जब झाड़ लगी तो वो चुपचाप कहने लगे साहब उड़ाइए, उड़ेगी नहीं। क्या मतलब? बोले ये इनकी बनाई हुई है साहब मेटल की। ठाका लगा के हंसी है साहब, नकली जबाड़ा हो तो बाहर आ जाए। बहुत देर तक हंसती रही। और पुपुल जयकर, जिसका कि बड़ा नाम था इंडिया में जो है इसको लेके, नेहरू जी तो अपनी बहन मानते थे, और ये खुद इंदिरा गांधी उनको जो है वह बहुत रेस्पेक्ट देती थी। तो उन्होंने लिखा कि ऐसा काम देखने को नहीं मिला कभी। मतलब आप उसकी फैदर के ऊपर नसें देख सकते हैं साहब, इतना फाइन काम किया मैंने। और मैंने मच्छर बनाया था, जो आप अगर जिंदा मच्छर को पकड़ो तो मसल जाएगा, उसमें जान ही नहीं होती है। मैंने शेप दिए मेटल में। तभी मैंने उनको कहा, मैंने कहा ठीक है आपने दुनिया की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाई होगी, मैं भी बना सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। और मैंने जो किया वो बना करके दिखाया कोई। बोला ये सब संभव नहीं है। ये आपके अंदर मतलब जीन्स में तो है ही है, वो ये ईश्वर प्रदत्त है। कैसे मतलब कैसे बना? देखिए 3 चीज़ ऐसी हैं भाई साहब, मैं आपको बताऊं, आप तो बहुत मशहूर कवि भी हैं, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो नीरज जी ने तो एक जगह लिखा है, बोले सब तरह के लोग रोज पैदा होते रहते हैं, लेकिन हम जैसे लोग कहीं पर कभी कभी होते हैं। तो ये क्या है साहब, फाइन आर्ट जिसमें सारी कलाएं आती हैं जी। सारी कलाएं आ गई साहब, क्लासीफाई नहीं करेंगे हम। म्यूजिक, उसमें सब तरह का म्यूजिक आ गया, इंस्ट्रूमेंटल, वोकल, और उसके बाद में लिटरेचर, पोएट्री है, आपका लिखना है, गद्य पद्य कुछ भी हो, ये माँ सरस्वती की देन है। आप एक लाइन भी भाई साहब नहीं लिख सकते हो, एक लाइन भी नहीं बना सकते हो आप, ये माँ सरस्वती की देन है। और ये मान के चलिए सबसे बड़ी दौलत है। मैं रोज उठ के यही कहता हूँ कि तेरी इतनी बड़ी कृपा थी मुझ पे, मैं संतुष्ट नहीं होता अगर मुझे करोड़पति अरबपति बना देते। तो मेरी संतुष्टि इसमें है कि मैं उसमें जान तो नहीं डाल सकता हूँ, मेरी चीज़ें भागेंगी तो नहीं, उड़ेंगी तो नहीं, घोड़ा बनाया तो भागेगा तो नहीं, लेकिन लगेगा कि ये अभी भागेगा। क्या बात। ये जो है मेन हम लोगों की जो है साधना है, और ये ईश्वर प्रदत्त तो है ही। एक और बात जो कि बहुत ही खास है
गितई साहब की कि आपने कलर्स और म्यूजिकल नोट्स के बीच में एक संबंध स्थापित किया है और एक कोरिलेशन, और उस पर बाकायदा एक किताब लिखी है जो बहुत फेमस है। तो मैं वो आपसे जानना चाहता था कि वो कार्य क्या था। जन्म दिया कि ये कब और कैसे गाई जाती है, उनका समय निर्धारित किया। उसकी उन्होंने जो है बाकायदा कौन से ऋतु में गाई जाती है, कौन से समय गाई जाती है, इस तरह का उन्होंने पूरा एक कंसेप्ट तैयार किया। जी हाँ जी। और उस पर काम हुआ उस वक्त 16th सेंचुरी में, बड़ा मैच्योर हो गया था 16th सेंचुरी में। तो एक अमेरिकन प्रोफेसर इबलिंग, जिसको कि वहाँ अमेरिकन फेलोशिप बहुत मुश्किल से मिलती है लोगों को खास काम करने के ऊपर, तो उसने अपना एक प्रोजेक्ट रखा था कि मैं रागमाला ही पे जाकर के इंडिया में रिसर्च करना चाहता हूँ, और उसकी वो ग्रांट हो गई। क्योंकि उन्होंने कहा पिकासो तो अभी इस शताब्दी में बोलता है कि मैंने अदृश्य को, एब्स्ट्रैक्ट को मैंने जन्म दिया, जो चीज़ दिखती नहीं है उसको जन्म दिया। ये जो आज नई कला जो ये बता रहे हैं कि अमूर्त को हमने जन्म दिया, वो तो बहुत पहले हिंदुस्तान में हो चुकी है। वो प्रोफेसर बोलता है, आर्टिस्ट का प्रोफेसर कहता है म्यूजिक सुनने की चीज़ है, उन्होंने डिपिक्ट कर दिया उसको। ये बहुत बड़ा कमाल था। मैं हवा को चित्रित किया, मैंने अप्रूव करता हूँ ये एयर है, आप एयर देख सकते हो, चित्रित थोड़ी हो सकती है। आपकी फीलिंग्स ऐसे कहने लगे कि हाँ यार ये चीज़ है। तो वो उसने जो है आकर के यहाँ पे 1 साल काम किया था रागमाला पेंटिंग्स पे, तमाम म्यूजियम्स में, वो पुरानी पेंटिंग्स पे ही सिर्फ उन कलेक्शंस पे, क्योंकि एक जगह कहीं पूरा सेट उपलब्ध नहीं था। तो कभी उसको पता लगा इस म्यूजियम में 10 पड़ी हैं, 5 पड़ी हैं करके उसने, और फिर वो डाटा कलेक्ट करके उसने सारा उनको जो है एक किताब उसने पब्लिश की। और वो उसकी किताब जो है बहुत फेमस हुई, क्योंकि उससे पहले रागमाला पे इतना बड़ा कलेक्शन, इतनी बड़ी किताब पब्लिश नहीं हुई थी जी। जो वो बाजल में स्विट्जरलैंड में तो छपी साहब, और यहाँ के बहुत मशहूर जो है एंटीक डीलर कुमार आर्ट गैलरी ने उसको पब्लिश करवाया। तो जब मैंने उसको पढ़ा तो उसने 3 पॉइंट सबसे पहले उठाए थे कि इसमें कोई शक नहीं है, ऑडियो विजुअल का इससे बढ़िया काम दुनिया में नहीं हुआ, लेकिन उन राग रागनियों का इन चित्रों के साथ में कोई संबंध नजर नहीं आता है। इनके साथ कोई इसका कोई न्यूमेरिकल पैटर्न नहीं है जिससे हम ये कह सकें ये फला राग है। और हर रागमाला पेंटिंग्स में ऊपर पोएट्री भी लिखी रहती थी, उसके आधार पर वो पेंटिंग्स बनी है सारी। तो बोले पोएट्री कुछ और कह रही है, पेंटिंग कुछ और कह रही है। ये मेन मिस्टेक उसने निकाली। बोले अगर ये सब समावेश होता तो पता नहीं क्या चीज़ होती। मैंने कहा यार ये 500 सालों तक किसी ये समझ में नहीं आई कि हम इसको, क्योंकि बनती रही वो 18वीं शताब्दी तक, 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक पेंटिंग्स होती रही, किसी को ये समझ में नहीं आया कि हम ऐसा कुछ करें। मैंने कहा ये अपने लिए ही बची थी ये। उसके बाद भाई साहब, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर बेसिकली तो जौहरी थे, मनिया खानदान में पैदा हुआ हूँ, बड़े रिच थे, और उनका शौक था म्यूजिक। वो गाने के मास्टर थे, वो हर इंस्ट्रूमेंट बजाने के मास्टर थे, और कथक के गजब के खुद मतलब क्या बात। तो उनका जो डिवोशन था इतना जबरदस्त था कि है, पूरी हाँ, वो मुझे इंस्पायर्ड करता रहा बचपन में। वो कृष्ण की सेवा पूजा करते थे, उनके तिलक छापे लगाते थे, पेंट करने के तरह चंदन से, और से वो सब मुझे ग्रास्पिंग हुआ था। आज कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन आपसे बात कर रहा हूँ मैं। तो हुआ ये साहब कि मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। भाई अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये लैंग्वेज पढ़नी नहीं आती जिसमें ये दोहे लिखे हैं, ये पेंटिंग कब और कैसे बनी, इनका क्या वजूद था। भाई साहब 10 साल मैंने लगाए उस पर काम करता रहा, उसके बारे में जानने के लिए। और मैंने जाना कि पर्टिकुलर राग कब गाई जाती है, कितने उसमें सुर लगते हैं, कितने उसके आरोह अवरोह हैं, कैसे हैं, वो सारा टाइमिंग वगैरह सब डाटा मैंने कलेक्ट किया ऑथेंटिक। क्योंकि आज भी मैं आपको बताऊं साहब कितनी मुश्किलें हुई हैं, दीपक राग गाने वाले को रेयर बचे होंगे भाई साहब। ज़्यादातर म्यूजिशियंस का मैंने देखा साहब, वो एक कुछ उनकी रागें रटी रटाई रहती हैं, उनको वो परफॉर्म करते रहते हैं। और हर कोई क्लासिकल समझने वाला भी नहीं कि सही बजा रहे हैं गलत बजा रहे, माफ कर, बिल्कुल ठीक बात। वाह वाह करी आएंगे, बहुत करी आएंगे। लेकिन मुझे जब चित्रांकन करना था तो मुझे वो पूरी तरह से उसके बारे में जानना था। अब दीपक राग कौन गाएगा, कैसे गाएगा, क्या करेगा, कितने सुर लगते हैं, क्या होता है, वाकई क्या दीपक जल जाते थे, मेघ मल्हार में क्या वाकई बारिश होती थी। इस सब को जब मैंने आत्मसात किया तो मैंने चित्रण करना शुरू किया। और फिर ये सोचा कि कौन सी शैली ऐसी है जिसमें मैं चित्रण करूं, क्योंकि मैं तो सभी शैलियों में काम करता हूं, मेरी एक पर्टिकुलर शैली नहीं है पुरानी। तो मेरे को देखिए कितनी मतलब ऊपर वाले ने वो दी है कि किशनगढ़ शैली में रागमाला बनी ही नहीं, और किशनगढ़ से बढ़िया हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में काम नहीं हुआ है। उसकी जो राधा है, मणि खणी जो पेंटिंग है, मोनालिसा कुछ नहीं है साहब, उसके आगे कुछ भी नहीं है।
वो तो अंग्रेजों का ज़माना था ना, उसको पॉपुलर कर दिया। क्या है उसकी ब्यूटी के आगे जो क्रिएटिव उन्होंने काम किया है। तो मैंने उस किशनगढ़ को लेकर के जो है, जो अपने आप में एक म्यूजिकल वो है, राधा कृष्ण को लेकर के मैंने वो पूरी सीरीज बनाई। अब उसमें ये था कि साहब वो लैंग्वेज मैंने बड़ी मुश्किलों से जो है स्कॉलर्स को पकड़ के उनसे पूछी कि ये बताओ, तभी तो मैं उसको भी रिलेट करूँगा। तो मतलब वो 100% ये है कि अगर आप ज़रा सा मेरे फॉलो करें उसको, तो आप ये कहेंगे नहीं जानते हुए भी कि यार इसमें इतने तो सुर लगते हैं, है ना। ये जो है संपूर्ण है, ये ऑर्डव है, ये शाडव है, और इतनी इसमें जो है वो इसकी आरो अवरो है, इतनी इसकी टाइमिंग है, वो सारी आप मेरे चित्रों से पकड़ लेंगे। क्या बात। और उसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई, मैंने प्रूव किया कि पर्टिकुलर मेलोडी मेरी पेंटिंग से निकलती है। क्या बात। और उस अमेरिकन को लिखा मैंने, ये रागमाला तैयार की है। वाह। वो कहता पद्मा अवार्ड क्या चीज है, आपने वो काम किया है जो 500 सालों में नहीं हुआ। अमेरिका में होते तो आपको नोबेल पुरस्कार मिलता। क्या बात। वाह, क्या बात है, क्या बात। इस तरह साहब उस पे पीएचडी मैं बल्कि आज कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है और पुरस्कारों की बात हो रही है, तो मैं ये कह करके जा रहा हूँ, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शायद ठाकुर जी की तरफ से ये आदेश है कि आपको अगला पुरस्कार पद्म भूषण पद्म विभूषण दोनों मिले, ऐसी हम लोगों की कामना है। एक आखिरी सवाल और, तो मिला ही हुआ है। एक आखिरी सवाल और, ये इतनी सारी जो आपके पास में नॉलेज है, इतना ज्ञान जो है, और इतना विविध क्षेत्रों में आपने काम किया, तो क्या आपने आने वाली पीढ़ी के लिए कोई नई पीढ़ी तैयार आप कर रहे हैं? कुछ शिष्य हैं, कोई शिष्य आपने ऐसे? ये शुरू से ही मेरा बहुत बड़ा दर्द रहा है, क्योंकि मैंने पिताश्री के अलावा उन उस्ताद लोगों से वो भेजते थे कि जा उस आदमी के पास जा सीख, क्योंकि उस वक्त अगला अपना अपना एक्सपीरियंस रखता था। ये उस वक्त की विद्या ऐसी थी कि जो अपनी संतान को ही नहीं दे जाते थे, सबको देते थे। वो उन्हें उस वक्त ऐसा था कि वो उसका पात्र होता था उसी को देते थे, नहीं तो आर्ट को छुपाते थे कि रंग कैसे बनेगा नहीं बताते थे, ये कैसे होगा वो नहीं बताते थे। तो मैंने जिन लोगों से मर पच के काम को सीखा है, उसको मैंने राइटअप भी किया है, मैंने कोशिश भी की है कि मैं उन लोगों को बताऊं, क्योंकि ये मेरे साथ ना चला जाए, ये ज्ञान पाठ पूरा भारत का। लेकिन जिस तरह से हम लोगों को पैट्रोनेज मिलना चाहिए, जो हमको संरक्षण मिलना चाहिए, वो नहीं। आपको अवार्ड दे देंगे तो कुछ नहीं। जो लोग देख रहे हैं इस इंटरव्यू को, जो लोग देखेंगे, उनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान में कहीं अगर है जो कि इस विधा से या इस विधा पर या इस तरह के कार्य पर अपना कुछ भी आगे बढ़ाना चाहता है, अपना काम करना चाहता है, वो आकर के तिलक गितई साहब से जयपुर में मिले और आपकी बाकायदा शिष्यता ग्रहण करे, ऐसा मैं कहता हूँ। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।